I'm Pooja Sarvang, Direct Tax Expert at TaxArch. I welcome you all to our official YouTube channel where we share financial, legal and taxation updates through our videos. So make sure you subscribe our channel and hit the bell icon to stay updated for any coming update. And आज हम बात करने वाले हैं फ्रीलांसर्स की इनकम टैक्स फाइलिंग की कि वो लोग को कौन सा फॉर्म फाइल करना होता है, कैसे फाइल करना होता है, कौन से पॉइंट उनको ध्यान रखने होते हैं, कौन से डिडक्शंस वो अवेल कर सकते हैं, ये क्या क्या एडवांटेजेस हैं अगर आप एक स्पेसिफिक आईटीआर फॉर्म चूज़ कर रहे हो ओवर इन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रीलांसर्स होते क्या है, फ्रीलांसर्स का मीनिंग क्या है। तो फ्रीलांसर्स बेसिकली क्या होते हैं जो ऑर्डर्स नहीं लेते किसी से, अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं, उनको फ्लेक्सिबल आवर्स में काम करना होता है एंड दे जस्ट वो लोग डायरेक्ट कंपनीज से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक स्पेसिफाई काम के लिए, लाइक वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी। वो उस काम को करते हैं, उसमें ये नहीं होता कि उनको 6 से 8 घंटे काम करना होता है या इस टाइम में ये काम, आज इतना काम करके जाना है। उनको ये होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ये काम उनको 1 हफ्ते में, 1 महीने में ख़त्म करना है, दैट्स इट। वो चाहे कभी भी काम करे, किसी दिन काम ना भी करे। तो फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिज़ाइनर या वेबसाइट डेवलपर, कंटेंट राइटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये सब जो भी लोग काम करते हैं बेसिकली इनका फ्रीलांसिंग का ही नेचर होता है। और ये कोई सैलरीड पर्सन नहीं होते, कोई एम्प्लॉय नहीं होते हैं, कहीं जाके डेली काम नहीं करते 6 से 8 घंटे। इनको एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम दिया जाता है, इनको वो ख़त्म करना होता है और इन पे ये कोई बर्डन नहीं रहता कि आज आपको इतना काम करके जाना है या आपको 6 से 8 घंटे बैठ के काम करना ही करना है। इनके पास फ्लेक्सिबल आवर्स में ये लोग काम कर सकते हैं, इनको किसी से ऑर्डर नहीं लेना पड़ता। एट द लास्ट जब इनका काम कंप्लीट हो जाता है तो इनको पेमेंट रिसीव हो जाती है रिलेवेंट पार्टी या कॉन्ट्रैक्टर से। और फ्रीलांसिंग के केस में भी ना 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो B2B पर्सपेक्टिव से काम करते हैं, वो कंपनी के थ्रू काम करते हैं। हाँ, लाइक जैसे फीवर, फ्रीलांसर, अपवर्क, ऐसी वेबसाइट्स के थ्रू वो लोग काम करते हैं, तो ये वेबसाइट उनको पेमेंट करती हैं। तो अगर आप कंपनी के थ्रू काम कर रहे हो तो कंपनी आपको पेमेंट कर रही है, तो उस पर 30,000 से अगर आपकी पेमेंट एक्सीड कर रही है तो उस पर 94 GB TDS एप्लीकेबल है 10% पे। अब इस केस में अगर आपको 2 इंस्टॉलमेंट में या 3 इंस्टॉलमेंट में कंपनी पेमेंट कर रही है, लाइक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में उन्होंने आपको 5,000 पे किया और सेकंड इंस्टॉलमेंट में 26,000 पे किया, तो इस केस में क्या होगा, वो टोटल 31,000 पे आपका TDS एप्लीकेबल है और उस 31,000 पे आपको नेक्स्ट टाइम वो TDS डिडक्ट करके आपको बाकी रेस्ट पेमेंट पे करेंगे। फिर उसके बाद जो भी आपका ये 194 GB में TDS डिडक्ट हो रहा है, ये आपका 26 ईयर्स में शो करता है और इसका आप लास्ट में क्रेडिट ले सकते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर रिटर्न्स। अब हम बात करते हैं आपको अगर इनकम टैक्स रिटर्न आप लास्ट में फाइल करें तो आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना होता है। 7 ITR फॉर्म्स हमारे पास होते हैं, ITR 1, ITR 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो फ्रीलांसर के केस में आप कौन सा ITR फॉर्म एप्लीकेबल है। फ्रीलांसिंग के केस में आप ITR 3 और ITR 4 फाइल कर सकते हैं। ITR 4 जो कि बेसिकली लोग फाइल करते हैं फ्रीलांसिंग के केस में, इसमें एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का होता है सेक्शन। इसमें लॉ कहता है कि अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं और आपकी टर्नओवर 50 लाख से कम है, 50 लाख से एक्सीड नहीं कर रही है, तो आप डायरेक्ट ग्रॉस टर्नओवर का 50% सिर्फ प्रॉफिट दिखा के उस पर आप टैक्स पे कर सकते हैं, बाकी का 50% आपका एक्सपेंसेस के तौर पर माना जाएगा। इसके बाद अगर आप ये वाला प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आप अगर फाइल कर रहे हो तो इसके बाद कोई भी अदर एक्सपेंसेस जो आप अपने बिजनेस के लिए इनकर कर रहे हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस या डेप्रिशिएशन फिक्स्ड एसेट पे चार्ज कर रहे हैं, तो वो आप अलग से इंक्लूड नहीं कर सकते। हाँ, जो डिडक्शंस जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ जैसे लेते हैं, लाइक ATC, ATD, अगर लाइफ इंश्योरेंस आप पे कर रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, ATTTA में जो आप सेविंग इंटरेस्ट पे 10,000 तक का इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हैं एज अ डिडक्शन, वो सब आप, तो ATTTA में जो आप सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे 10,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, वो सब आप इसके अलावा क्लेम कर सकते हो। लेकिन कोई भी बिजनेस एक्सपेंस आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो 50% में डीम्ड माना जाएगा। और ITR 4 में क्या होता है, आपको बुक्स भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें एट द लास्ट आप अपनी बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं, उसमें आप क्रेडिट साइड देखते हैं कि कौन सी पार्टीज से आपको फ्रीलांसिंग के लिए इनकम रिसीव हुई है, उसको टोटल करते हैं एंड वो आप ग्रॉस टर्नओवर में दिखाते हैं। अब हम बात करते हैं ITR 3 की। अगर आप फाइल कर रहे हैं ITR
3 से। ITR 3 बेसिकली जिनकी 50 लाख से ज़्यादा टर्नओवर होती है वो लोग चूज़ करते हैं, या फिर अगर आपकी 50 लाख से कम टर्नओवर है लेकिन आपको लगता है कि आपके एक्सपेंसेस, बिजनेस एक्सपेंसेस जो हैं वो 50% से ज़्यादा इनकर हो रहे हैं, तो आपको बुक्स मेंटेन करना मैंडेटरी है, ताकि आपको पता चले कि ये एक्सपेंसेस हो रहे हैं। और ITR 3 में जब आप प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट फिल करेंगे तो आपको वो सारे एक्सपेंसेस उसमें डालने पड़ेंगे कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 50,000 का हुआ, मेरा रेंट एक्सपेंस इतने का हुआ, मेरा डेप्रिशिएशन इतना है, टेलीफोन एक्सपेंसेस इतना है, बिजनेस प्रमोशन इतना मैंने करा है मैंने, तो वो सब आपको डालना होता है। और उसमें आप क्या कर सकते हैं, 50% से लेस अपना प्रॉफिट भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए आप ग्रॉस टर्नओवर आपकी 1 लाख है, उसमें से आपका 60,000 के आपके एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बाइफर्केशन देना होता है कि 60,000 के आपके कौन से एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं, तो उसमें आप 50% से भी लेस प्रॉफिट आप अपना दिखा सकते हैं। अगर बात करते हैं कि आपको बुक्स मेंटेन करना है, तो बुक्स में आपको क्या क्या चीज़ें मेंटेन करनी होती है। यहाँ पे आपको कैश बुक मेंटेन करना होता है, जिसमें आप अपने सारे कैश एक्सपेंसेस और कैश रिसीप्ट्स रिकॉर्ड करते हैं, और इसके अलावा आपको अपने सारे बिल्स अरेंज करके रखने होते हैं, क्योंकि एट द लास्ट कभी भी इनकम टैक्स वाले बोल देते हैं कि ये आपका एक्सपेंस आपको नहीं डिसअलाउड है, ये आपको क्लेम नहीं करना चाहिए, तो उस केस में आपको सपोर्टिंग अपलोड करनी पड़ सकती है। तो आपको ये सारे बिल्स अरेंज करके रखने होते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि मोस्ट कॉमनली लोग ITR 4 फाइल करते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से फाइल करते हैं। तो ऐसा वो लोग क्यों करते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं उसकी हम बात करते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज है इसका कि इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। और इजी और कन्वीनियंट ये कैसे है, इजी और कन्वीनियंट ये ऐसे है कि ITR 4 और ITR 3 को अगर आप कंपेयर करोगे तो ITR 4 में कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है, आपको बैलेंस शीट फिल नहीं करनी होती, प्रॉफिट एंड लॉस में डालना नहीं होता कि आपका ये एक्सपेंस हुआ है, इतने इतने अमाउंट का हुआ है, कोई बाइफर्केशन आपको देने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जस्ट आप अपनी टर्नओवर डालते हैं, 50% का रिडक्शन लेते हैं डायरेक्ट, एंड देन आप उस प्रॉफिट पे टैक्स पे कर सकते हैं। तो इट्स रियली कन्वीनियंट एंड इट्स ईजी। तो आप ये खुद से भी फाइल कर सकते हैं, आपको कंसल्टेंट के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड एडवांटेज है सेव मनी कैसे आपका ये बचाता है अगर आप ITR 4 फाइल करते हैं तो। एज आई हैव सेड अर्लियर कि इसमें आपको बुक्स प्रिपेयर नहीं करनी होती, कंसल्टेंट के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी फाइल कर सकते हैं क्योंकि इट्स वेरी इजी टू फाइल। तो ये आपका पैसे भी बचाते हैं कि आपको बुक्स के लिए अलग से अकाउंटेंट नहीं रखना होता, आपको कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इट सेव्स मनी इफ़ यू आर फाइलिंग योर ITR विद ITR 4 प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फाइलिंग। फिर भी अगर आप चलो कंसल्टेंट के पास जा भी रहे हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता होती, स्टिल सेव्स योर मनी, क्योंकि आपको अकाउंटेंट रखने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम भी बचाता है, आपको बुक्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये वाला एक्सपेंस मेरा इतने का हो गया, ये वाला इतने का हो गया, ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आपका ये टाइम और मनी दोनों बचा। सेव टैक्सेस में तो इट्स वेरी क्लियर कि ये आपके टैक्सेस सेव करता है, क्योंकि आप 50% का डायरेक्ट रिडक्शन ले रहे हो। इन मैनी केसेस फ्रीलांसिंग जब आप करते हो तो 50% से भी आपके एक्सपेंसेस जो होते हैं बहुत कम होते हैं। लाइक IT डेवलपर आप हो, IT से रिलेटेड जितनी भी सर्विस होते हो, सर्विस अगर आप करते हो तो उसमें एक्सपेंसेस आपके बहुत कम होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, आप डायरेक्ट 50% के डीम्ड एक्सपेंसेस ले रहे हो, तो उस केस में आपके टैक्सेस भी आप सेव कर रहे हो। तो एट लास्ट अगर आप ITR, तो हमने बता दिया कि कौन सा फाइल आप करोगे, कौन सा फॉर्म फिल करना है आपको। अब हम बात करते हैं कि आपको ITR अगर फाइल कर रहे हो तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करने होते हैं बिफोर फाइलिंग योर ITR। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अरेंज करोगे। बैंक स्टेटमेंट में आप कौन से पीरियड की करोगे, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट, तो अगर हम आज की डेट से बात करें तो अभी जो इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं हम लोग, वो कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की। वैसे तो ये जुलाई तक फाइल होनी थी, लेकिन ड्यू टू पेंडेमिक एंड अदर सिचुएशंस ये ITR एक्सटेंड होके ITR ड्यू डेट 31 दिसंबर अभी हो गई है, और हम फाइनेंशियल ईयर 2021 के भी फाइल करेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में पीरियड आप ये नहीं लोगे 1 साल का, मतलब कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। इनकम टैक्स हम जो ईयर लेते हैं वो लेते हैं 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो अगर हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की, तो उसमें हम लेंगे 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 21। इसके बीच में जितनी भी आपको क्रेडिट पेमेंट्स हैं आपके बैंक में, वो सब आपके इनकम ट्रीट की जाएंगे। उसके बाद आप डिडक्शंस जो भी क्लेम करने वाले हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस आपने पे करा है, मेडिकल इंश्योरेंस आपने पे किया, सेविंग इंटरेस्ट में आपके पास है, आपने PPF पे किया है, ये और भी बहुत सारे डिडक्शंस है, वो अगर आपने पे किया है तो उनके सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप अरेंज करके रख लें।
उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपका 26 AS है। इन 26 AS आपका जितना भी TDS डिडक्ट हुआ है वो सारा रिफ्लेक्ट करता है, तो उसका क्रेडिट लेने के लिए आपको 26 AS ज़रूर डाउनलोड कर ले और हर एक ट्रांजैक्शन आपको ITR में डालनी होती है कि मैंने इतनी पेमेंट यहाँ से ली है और इस पर मेरा इतना TDS डिडक्ट हुआ है। और उसके अलावा भी अगर आपकी फ्रीलांसिंग के अलावा भी कहीं TDS डिडक्ट हुआ है, जैसे कि FD पे इंटरेस्ट अगर आपको रिसीव हो रहा है, वहाँ से आपका TDS डिडक्ट हो रहा है, तो वो सारा आपके 26 AS में आ जाता है। तो उसका क्रेडिट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है लेना, क्योंकि उसी केस में आपका टैक्स वहाँ से एडजस्ट होता है और अगर आपके टैक्सेस उतने नहीं बन रहे जितना आपने TDS डिडक्ट हुआ है तो वो आपको रिफंड मिल जाता है। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं प्रिजम्पटिव फाइलिंग के। अगर स्टिल आपके कोई डाउट्स है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वी विल बी रियली हैप्पी टू सॉल्व दैम। एंड इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियो, and again please subscribe to our channel to stay updated of any coming updates. Thank you.